ठीक है। तो एजेट्रोपिक मिक्सचर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर है। तो कोलिगेटिव सॉल्यूशन की ओ को प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे? सोल्यूट पार्टिकल्स पे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें तुम लोग लिख लो एक लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन which only depends on, the properties of a solution which only depends on, the properties of a solution which only depends on number of solute particles, the properties of a solution which only depends on number of solute particles, which only depends on नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूशन की ओ प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। देखो अभी जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ये इसमें हम लोग मान के चलेंगे जो सोल्यूट पार्टिकल्स आप सोल्यूशन सोलवेंट में ऐड कर रहे हैं, ना ही उसका एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है, ये हम लोग मान के चलेंगे। हम लोग जो पढ़ने हैं 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। कौन कौन से? अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से बताओ? पढ़े हो तुम लोग? वंशिका पढ़े हो तुम? तो बताओ। वेरी गुड। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने हैं। पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हो गया? नोट कर लिए? ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैंने बताया कि अभी हम लोग उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स का ना ही डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स ना ही टूट रहे हैं ना ही जुड़ रहे हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, समझोगे लिखोगे नहीं पहले, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसके इनिशियल प्रेशर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे देखो समझोगे कैसे? जैसे ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, लाइक वाटर। क्या है ये? वाटर है। अब मान लो इसको हीट कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस से। कितना से? 100 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हो। और इसी वाटर में आपने क्या किया? सॉल्ट ऐड कर दिया। और सॉल्ट आपको पता है क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल।
तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट कर रहे हैं, क्लियर है। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है, घटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कैसे घटा देखो समझो, ये वाटर है आपका, अब वाटर क्या है, वोलेटाइल है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से आप जब हीट करें तो पूरा का पूरा हीट किसको मिल रहा है, वाटर को मिल रहा है, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा उतना ज़्यादा क्या जनरेट करेगा, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे सॉल्ट जो है, यहाँ पे पूरा पूरा हीट किसको मिल रहा था, वाटर को। अब यहाँ पे कुछ हीट कौन कंज्यूम करेगा, सॉल्ट, लेकिन क्या सॉल्ट वेपर बनाएगा, नहीं, लेकिन हीट तो कंज्यूम कर रहा है, तो वेपर के प्रेशर को क्या कर देगा, घटा देगा, क्योंकि वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो लिख लो इसे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in a pure solvent, dissolved in a pure solvent, dissolved in a pure solvent, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, and the decrease in vapor pressure, and the decrease in vapor pressure, वेपर प्रेशर को वीपी में लिख दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एंड द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टर्म्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिख, अब देखो समझो, थोड़ा सा लिख लेना, समझ लो पहले। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे, सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझ लो ना, प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर ही हम लोग ले लें, उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया हुआ है, उस टाइम पे इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, पी नॉट पढ़ते हैं हम लोग इसके, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जरूरी नहीं सॉल्ट ही हो, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका हमने वेपर प्रेशर कितना ले लिया, पीएस। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब किसी प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या फॉर्म कर लेगा, सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, पीएस। विराज तुम बताओगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा विराज? अरे ज़्यादा में से क्या करते हैं, कम को माइनस करते हैं। तो इनिशियली क्या था, ज़्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जाता था, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से घट गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वंशिका तुम बताओगे क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वैभव? तो इनिशियल से हम लोग क्या कर देते हैं, जो चेंज आया उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रिलेटिव। फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो तुम लोग? तो पी नॉट माइनस पी एस, और जो इनिशियल प्रेशर है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हम लोग क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको कितना मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इतना हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर दो उसको। जब मैंने आपको राउल्ट फ्लो बताया था तो बताया था
कि रॉल्स लॉ दो केस में अप्लीकेबल होता है, एक तो टू वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। विराज फोन बंद करो। बताया था दो केस में रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होता है, पहला टू वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, एंड एक आपका था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड। तो जब हमने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड, तो कुछ इसी टाइप का ये सोल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड। और मैंने बताया था कि उस केस में जो वेपर प्रेशर होता है, उस केस में जो वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो इज इक्वल टू होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। और एक रॉल्स लॉ से हम लोग एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो कैसे, इसे नोट कर लिया ना तुम लोग। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुम लोग ऐड करते हो, तो उसका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब देखो यहाँ से हम लिखना चाहें मैथमेटिकली तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। यही आपका क्या था विराज, यही क्या था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये हमेशा किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लेकिन किस टाइप का सोल्यूशन, यानी कि आपका सोल्वेंट वोलेटाइल हो और सोल्यूट जो हो क्या हो, नॉन वोलेटाइल। और मैंने बताया था कि 1 हमेशा ही किसके लिए लिखेंगे हम लोग, सोल्यूट के लिए, और 2 जो हम लोग लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, सॉल्वेंट के लिए। बुक में इसका अपोजिट एजम्पशन किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 या 2, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो। 2 सॉल्वेंट के लिए और 1 सोल्यूट के लिए। बुक में क्या किया है, इसका अपोजिट लिया हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। विराज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। विराज कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो घर पे बिल्कुल। देखो केमिस्ट्री में अगर तुम लोग पीछे की चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या होता है वंशिका, N1 अपन N1 प्लस N2। देखो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मोल अपन टोटल मोल, सोल्वेंट का निकालना है सोल्वेंट का मोल अपन टोटल मोल। क्लियर है। अब दोनों का हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, पी नॉट अपन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1। कोई कन्फ्यूजन है। और अगर हम लोग लिखना चाहें पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस N2 बाई N1 लिख सकते हैं। समझ रहे हो कैसे आया, N1 बाई N1 क्या हो जाएगा 1 और N2 बाई N1। अब इस 1 को ले जाके इधर हम लोग माइनस कर दें, क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 बाई N1। कोई कन्फ्यूजन है। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस और ये क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट और डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब ये पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या मिल जाएगा हम लोग को, पी एस अपन पी नॉट, पी एस अपन माइनस पी एस हो जाएगा ना, माइनस पी एस पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। ठीक है वेरी। और हमने पी नॉट को ऊपर ले लिया, 1 में से माइनस हम लोग करेंगे तो ये आ गया पी एस अपन पी नॉट, पी नॉट माइनस। एक मिनट रुक जाओ,
माइनस का पी एस, ये तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और रेसिप्रोकल हमने कर लिया तो पी नॉट ऊपर चल जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। अब ये यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन ये होगा ना पी नॉट अपन पी नॉट माइनस पी एस, नहीं होगा, बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वो गलती हो गया था ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन ये, अब यहाँ से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट अपन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 बाई N1। कोई कन्फ्यूजन है? अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट और प्लस पी एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N2 बाई N1। ये पी नॉट से पी नॉट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा ऊपर पी एस अपन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 बाई N1। अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N1 बाई N2। तो एक तो एक्सप्रेशन ये भी तुम लोग याद रखो डायरेक्टली, क्लियर है। और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू N1 को मैं क्या W1 बाई M1 लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ मास ऑफ सोलवेंट, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो इतना तुम लोग नोट करो पहले। अगर मैं बात करूं, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, इसके लिए फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए तो देखो, अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था आपका N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट N1 डिवाइडेड N1 प्लस N2। अच्छा, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, यानी कि सोल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है बहुत ही कम है, यानी कि हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो N1 प्लस N2 को अप्रॉक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं N2 के इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखना चाहें पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N1 डिवाइडेड बाई N2 रख दूँ, क्योंकि N1 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा N2 के सामने नेग्लिजिबल, क्योंकि सोल्यूट बहुत ही कम है और सोलवेंट क्या है बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू W1 बाई M1 और इनटू W2, और M2 कहाँ आ जाएगा ऊपर। और इस तरह से हम लोग फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोग क्या लगा सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं है समझ में वैभव? हमने सोल्यूशन क्या ले लिया बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ले लिया, तो डाइल्यूट ले लिया मतलब N2 काफ़ी ज़्यादा हो गया, किससे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा N2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा और N1 क्या हो जाएगा कम। तो ऑलमोस्ट हम लोग N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं N2 के इक्वल रख सकते हैं। और कैप्चर कर रहे हो विराज, तो मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, पूरा नोटेड चाहिए, ठीक है? हो गया, जल्दी करें फास्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मोलालिटी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? इसे साफ कर दूं, हो गया सबका। मोलालिटी के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं। कई बार मोलालिटी के साथ भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है? तो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन, मोलालिटी के साथ डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। विराज, मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मोलालिटी क्या होता है बताओ? तो मोलालिटी मैंने बताया था तुम लोगों को कि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। सोलवेंट का मास रखना है लेकिन किस में रखना है केजी में। ये मोलालिटी का हम लोग का फॉर्मूला था। अब इसको हम लोग किसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ। क्लियर है ना?
अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू N1 बाई N2, यही था। अच्छा ये बताओ N1 क्या है यहाँ पे वैभव, N1 क्या है? वेरी गुड, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि 1 हमेशा हम लोग इसके लिए लिखेंगे सोल्यूट के लिए। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सोल्वेंट। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस, N1 को मैं क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और N2 को मैं लिखना चाहूँ तो मास ऑफ सोल्वेंट, क्या लिख दूँ? मास ऑफ सोल्वेंट। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो मास और मोलर मास दोनों किस में रखते हैं? ग्राम में। ये चीज़ पता है ना तुम लोग को, मास किस में रखते हैं? ग्राम में। तो ये मास हमने किस में रखा? ग्राम में। और मोलर मास ऑफ सोल्वेंट ये किस में रखेंगे? मोलर मास ग्राम पर मोल में। किस में? ग्राम पर मोल में। क्लियर है? अब ये मोलर मास जो है क्या हो जाएगा? आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट। लेकिन सोल्वेंट का मास किस में है? ग्राम में है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। और वो मास और मोलर मास हम लोग किस में रखते हैं? ग्राम, और ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो यहाँ मैं 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और 1000 से क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ, क्या रिजल्ट में कोई इफेक्ट आएगा? और मोलर मास ऑफ सोल्वेंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर क्यों आएगा? ऊपर क्यों आएगा? यानी यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्वेंट मैं लिख दूँ, कोई कन्फ्यूजन है? अब बताओ तुम लोग, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलालिटी लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलालिटी अपन 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डायरेक्ट ये फॉर्म तुम लोग अप्लाई कर सकते हो मोलालिटी के केस में। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, तो नोट कर लो ये। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, कैप्चर कर लो विपिन फोन में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, नहीं बुक में नहीं देखना है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, 0.850 बार। यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है बार। फुल स्टॉप। 0 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है कि जो वेपर में कन्वर्ट ना हो सके, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आप वाटर में आप ऐड करेंगे, किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है ना? जैसे NaCl है तो NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जैसे ही पानी में डालेंगे किसमें टूट जाएगा? Na+ और Cl-। अब यूरिया है, यूरिया NH2CO NH2, तो ये आपका कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालेंगे टूटेगा नहीं। क्लियर है ना? तो लिख लो इसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और ब्रैकेट में कर लोगे मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। फुल स्टॉप। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार, 0.845 बार। क्लियर है? 0.845 बार
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ solid substances? What is the molar mass of solid substances? क्लियर है? तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। देखोगे नहीं, खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो अच्छे से, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो इसको। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से करना है। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, तो क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बोला है आपको कि प्योर बेंजीन है, क्या है? प्योर बेंजीन है। तो एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल नंबर 1.6 प्योर बेंजीन है, ये आपका प्योर बेंजीन है C6H6, क्लियर है? ये आपका प्योर बेंजीन है। अब बोल रहा है कि इस प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, इस प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर, बताओ प्योर सॉल्वेंट का हम लोग वेपर प्रेशर क्या लेते हैं? P0, और P0 आपका कितना है? 0.850 बार, यूनिट को भी लिखना है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, और उस सोल्यूट का मास कितना है? 0.5 ग्राम, यानी कि W1 आपका कितना है? मास ऑफ सॉलिड को क्या लिखेंगे? W1 0.5 ग्राम। और इसको हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं? 39 ग्राम बेंजीन में। किसमें? 39 ग्राम बेंजीन में, यानी कि W2 आपको कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 39 ग्राम। और M2 कितना दे रखा है मोलर मास सॉल्वेंट का? 78 ग्राम पर मोल, ये दे रखा है ना। और पूछा है कि उस सॉलिड सब्सटेंस, जो इस सॉलिड सब्सटेंस को तुम ऐड कर रहे थे इसमें, जिससे आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट के कितना हो जा रहा था? 0.845 बार हो जा रहा था। तो उस सॉलिड सब्सटेंस का मास, मोलर मास कितना होगा ये बताना है, यानी कि M1 तुम्हें बताना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो, कोई प्योर बेंजीन है विराज, और इस प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 0.850 बार। अब जब इसमें 0.5 ग्राम हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है? 0.845। घटना भी चाहिए, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है। और उसका मास इतना है, और किस में हम लोग ऐड कर रहे हैं? बेंजीन में। और उस बेंजीन का मास आपको दे रखा है, उसका मोलर मास दे रखा है। पूछा है कि जो ये सोल्यूट आप ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, उसका मोलर मास कितना होगा बताना है। बहुत ही आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल। हाँ, P0 माइनस PS अपन P0 इज इक्वल टू W1/M1 इंटू W2, और ऊपर क्या आ जाएगा? M2। जल्दी करो, फास्ट। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। ये फॉर्मूला तुम अप्लाई करो, कौन सा? PS अपन P0 इज इक्वल टू W1/M1 और इंटू W2, और ये क्या हो जाएगा? M2। P0 कितना है बताओ? 0.850, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 0.845। प्योर सॉल्वेंट का 0.850। बताओ W1 कितना है विराज? W1 कितना है? 0.5। और M2 कितना है? 78। M1 कितना है? निकालना है। M1 हम लोग क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और M2 आपका कितना है? M2 तो 78, W2 कितना है? 39।
सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 0.5 और डिवाइड बाई 0.850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m1, और ये 0.5 से 0.5 क्या हो जाएगा, कौन सा, हाँ 0.005 आ रहा है, 0.005 आएगा ना, 005 नहीं आएगा, 0.05 आएगा, 0.00 तो 0.005 और यहाँ से m1 निकाल दोगे, क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.850 डिवाइडेड बाई 0.005, कौन सा 0.5, वो कटा नहीं है, वो तो 0.5 तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 170। सॉल्व करो पहले, हाँ अभी दिखा देते हैं, तो सॉल्व करो एक बार। 100 तो यही होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या करेगा, कभी हो सकता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूट का पूछ ले, सॉल्वेंट का पूछ ले, मोलर मास सॉल्यूट का पूछ ले, ठीक है। विपिन दे देना फ़ोन एक बार, ओपन करके दे दो, कैलकुलेटर दे देना खोल के एक बार। इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, दूसरा से कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करने होते हैं। सॉल्व कर लिए तुम लोग, आ गया, .850 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.005, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और आपका मोलर मास है तो मोलर मास हमेशा किस में मिलेगा, मोलर मास किस में मिलेगा, हमेशा ग्राम पर मोल में, मोलर मास हमेशा किस में मिलेगा, ग्राम पर मोल में। तो इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दो, करोगे तुम लोग, एक और क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क करके आओगे, ठीक है, होमवर्क करके आओगे, अब कर दो ऑफ।